वेलकम स्टूडेंट्स। हम लोगों ने पहले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स को पढ़ लिया है, जो कि हमने उसको कंप्लीट कर लिया। आज हम न्यू लेसन की बात करने जा रहे हैं, जो कि है एटॉमिक फिजिक्स, यानी कि परमाणुवीय भौतिकी। तो हमारा न्यू लेसन रहेगा परमाणुवीय भौतिकी। परमाणुवीय भौतिकी यानी कि एटॉमिक फिजिक्स। तो हम न्यू लेसन की बात करने जा रहे हैं एटॉमिक फिजिक्स यानी कि परमाणुवीय भौतिकी। सबसे पहले हम देखते हैं परमाणु को, यानी कि एटम। परमाणु क्या होता है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे परमाणु यानी कि एटम। ये पहले हमने बहुत सारी क्लासों में पढ़ा है इसको, बहुत सारी केमिस्ट्री में भी आता है, फिजिक्स में भी। तो इस प्रकार से इसको हम लास्ट क्लास 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो देखें हम इसको, परमाणु एटम के बारे में क्या होता है, तो छोटी कक्षाओं में भी आ चुका है ये। तो पहले इसकी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है, मोस्टली जो हम यही डेफिनेशन जानते हैं इसकी, कि मोस्टली लोगों को ध्यान होता है, या हम छोटी क्लासों में, पीछे क्लासों में ये पढ़ के आए हैं कि परमाणु किसी भी पदार्थ का जो होता है सबसे छोटा भाग होता है। वैसे हम इसको बेसिकली देखें तो परमाणु छोटा भाग कैसे बना, कि परमाणु के अंदर तो फिर नाभिक होता है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और बाहर इसकी वर्ताकार कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो इस नाभिक के अंदर स्थित है। तो नाभिक के अंदर स्थित है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है वो इस परमाणु से छोटे होंगे। इस परमाणु के अंदर स्थित है ये सभी, तो ये इस परमाणु से छोटे होंगे तभी तो इसके अंदर आए। तो इसका मतलब जो छोटे पार्ट हुए वो तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुए। तो सबसे जो छोटे पार्ट हुए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हुए। परमाणु कैसे हुआ, तो परमाणु की जो रियल डेफिनेशन बनती है, एग्जैक्ट डेफिनेशन, वो ये है कि परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का या किसी तत्व का वह सबसे छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। तो परमाणु जो है वो किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है, लेकिन कौन सा छोटा भाग है, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर भाग लेता है, रासायनिक अभिक्रिया के अंदर जो है अपनी भूमिका निभाता है, भाग लेता है, उसे हम लोग परमाणु कहते हैं। तो यानी कि जो परमाणु है वो किससे मिलकर बना हुआ है, देखें हम लोग। तो परमाणु के बाहर यानी कि एक अंदर तो एक नाभिक होता है, इसे नाभिक कहते हैं। नाभिक के अंदर प्रोटॉन रहते हैं जिनके ऊपर धनात्मक आवेश होता है, और इनके साथ न्यूट्रॉन रहते हैं जो कि उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी आवेश नहीं होता है। और नाभिक के चारों ओर जो वर्ताकार कक्षाएं होती हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण होता है जिसके ऊपर ऋणात्मक आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश हुआ -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, और जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है यानी कि इसका द्रव्यमान वो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम होता है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी कि चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन का मास यानी कि उसका द्रव्यमान होता है। और फिर नाभिक के अंदर एक धनावेशित कण होता है जो कि प्रोटॉन है। प्रोटॉन के ऊपर इतना ही आवेश होता है जितना इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है, परंतु इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन के ऊपर उतना धनात्मक आवेश होता है। और जो मास ऑफ प्रोटॉन है यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान वो 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम होता है। इसका द्रव्यमान है प्रोटॉन का, इसका मास है। फिर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है, चार्ज नहीं होता। ये एक न्यूट्रल पार्ट होता है, इसके ऊपर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं होगा, यानी कि न्यूट्रॉन जो है वो एक उदासीन कण होता है।
और जो मास ऑफ न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, वो उतना ही होता है जितना कि प्रोटॉन का, तो अप्रोक्स इक्वल। तो इसका जो द्रव्यमान है, इसका मास है, वो प्रोटॉन के मास के इक्वल हुआ, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान, वो बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफरेंट हुआ। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का जो चार्ज है, आवेश है, वो परिमाण में बराबर और प्रकृति में विपरीत होता है। तो परमाणु जो है इन बेसिकली इन कणों से मिलकर बना हुआ होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता है, जो कि एक ऋणावेशित कण होता है। और मध्य भाग में परमाणु के एक नाभिक होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन के ऊपर धनात्मक आवेश होता है और न्यूट्रॉन एक उदासीन कण होता है, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और इस प्रकार से जो परमाणु है, वो किसी भी तत्व का, पदार्थ का वह सबसे छोटा भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेता है, अपनी भूमिका निभाता है। तो उसे हम लोग परमाणु कहते हैं, एटम कहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है परमाणु का थॉमसन मॉडल। तो देखें हम इसको परमाणु का थॉमसन मॉडल, थॉमसन्स मॉडल ऑफ द एटम। तो परमाणु का थॉमसन मॉडल की बात करें तो जे थॉमसन ने परमाणु के लिए एक मॉडल दिया था, एक थ्योरी दी थी। वो मॉडल, वो थ्योरी क्या होती है? तो जो थॉमसन था, उसने ये माना कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित ठोस गोला होता है। कि इसने माना था कि जो परमाणु होता है वो एक धनावेशित ठोस गोला होता है, और जो धनावेश होता है वो इसके संपूर्ण आयतन के अंदर एक समान रूप से वितरित होता है। कि जो परमाणु है वो एक ठोस और एक धनावेशित गोला होता है, और इसके अंदर जो धनावेश होता है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके संपूर्ण आयतन के अंदर, कि पूरे गोले के अंदर एक समान रूप से, बराबर रूप से जो है वो वितरित होता है। और इस धनावेश को संतुलित करने के लिए इतना ही ऋणावेश इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों के रूप के अंदर विद्यमान होता है, इस प्रकार से कि जितना धनावेश होगा उतना ही इसके अंदर ऋणावेश होता है, जो कि इस धनावेश को संतुलित कर देता है। क्योंकि जितना धनावेश उतना ऋणावेश, तो उदासीन हो गया, न्यूट्रल हो गया, कि परमाणु एक उदासीन पार्ट बन गया इसके अकॉर्डिंग। तो जितना एक धनावेश होगा इस परमाणु के अंदर संपूर्ण आयतन में, उतना ही ऋणावेश जो है वो ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पर होता है, यानी कि उतने ही जो इलेक्ट्रॉन है इस परमाणु के अंदर जो है वो विद्यमान रहते हैं। एक खाने के अंदर एक स्वीट आती है, मिठाई, यानी कि व्यंजन है, एक पुडिंग। तो जिस प्रकार से पुडिंग की सजावट के लिए, उसके स्वाद बढ़ाने के लिए आलू बुखारे उसके अंदर रख दिए जाएं, तो इसी प्रकार से परमाणु के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन रहते हैं। कि जिस प्रकार से पुडिंग के अंदर, जो इस मिठाई के अंदर आलू बुखारा रखा जाता है उसके टेस्ट बढ़ाने के लिए, उसकी सजावट के लिए, उसी प्रकार से इस परमाणु के अंदर जो है उस आलू बुखारे की तरह जो है वो इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहते हैं। इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा गया। इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है, या प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। या फिर जिस प्रकार से एक तरबूज होता है, तरबूज के अंदर जिस प्रकार से बीज उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से जो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। यानी कि जो थॉमसन ने बताया, थॉमसन मॉडल था कि जो एक परमाणु है वो एक ठोस और एक धनावेशित गोला होता है, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऋणावेश है, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में इसके अंदर बराबर रूप से जो है वितरित होता है, ताकि धनावेश जो है वो संतुलित हो जाए। जितना धनावेश है इसके आयतन में, संपूर्ण आयतन में, उतने ही जो है इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश इसके अंदर उपस्थित रहता है। जिस प्रकार से पुडिंग मिठाई के अंदर जो आलू बुखारा रखा जाता है, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन रखे होते हैं, इसलिए इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी
कहा जाता है। या फिर देखें, जिस प्रकार से जो तरबूज होता है, तरबूज के अंदर बीज उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार से परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो उपस्थित रहते हैं। फिर देखा जाए तो ये जो मॉडल था, ये परमाणु के स्थायित्व के बारे में, उसके जो परमाणु का स्थायित्व था उसके बारे में जो है व्याख्या करने में सफल रहा, उसका स्पष्टीकरण देने में सफल रहा। परंतु कुछ जगह पर ये मॉडल जो था वो असफल भी हो गया। तो ये मॉडल असफल कहाँ पर हुआ? तो देखें, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करते हैं, यदि हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए देखें तो हाइड्रोजन परमाणु के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन है परमाणु के अंदर, यानी कि हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1H2 हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के अंदर, तो उससे जो स्पेक्ट्रम निकलता है, वो स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती है, वो एक होनी चाहिए। परंतु वास्तव के अंदर ऐसा नहीं होता। अकेले हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की भी बहुत श्रेणियां बनती हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे इसी लेसन में। लाइमन, पास्चन, फुंड, ब्रैकेट, फॉर एग्जांपल, इस प्रकार की जो श्रेणियां वो आगे आएगी। तो हाइड्रोजन परमाणु है, एक इलेक्ट्रॉन है, उसके अंदर भी बहुत सारी स्पेक्ट्रमी रेखाएं प्राप्त होती है। परंतु थॉमसन मॉडल के अकॉर्डिंग जो है एक इलेक्ट्रॉन है तो एक जो है स्पेक्ट्रम रेखा प्राप्त होनी चाहिए, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं होता। तो इसकी व्याख्या करने में जो थॉमसन मॉडल वो असफल रहा, इसकी व्याख्या नहीं कर पाया। फिर अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग है, उसकी व्याख्या भी ये नहीं कर पाया, उसकी व्याख्या करने में भी जो थॉमसन मॉडल है वो असफल रहा। तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग की। तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग जो है वो रदरफोर्ड ने किया था, यानी कि थॉमसन मॉडल के बाद आता है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, यानी कि रदरफोर्ड का जो है परमाणु मॉडल। थॉमसन मॉडल तो इसको जो है वेरीफाई नहीं कर पाया, इसके बारे में नहीं व्याख्या कर पाया। तो एक रदरफोर्ड नाम का साइंटिस्ट आता है, रदरफोर्ड ने जो है अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया, उसने जो है एक नया परमाणु मॉडल दिया। उस मॉडल को हम देखते हैं, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या कहता है। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या फिर रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, यानी कि अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट एंड रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल जो है वो क्या है। तो देखते हैं क्या हुआ। तो रदरफोर्ड ने सबसे पहले क्या किया कि एक यहां पर एक अल्फा कण स्रोत लिया, और अल्फा कण स्रोत जो था यहां पर वो इसने रेडियो एक्टिव पदार्थ यानी कि पोलोनियम लिया। जो है ये कण स्रोत है पोलोनियम, जो कि एक रेडियो एक्टिव तत्व होता है। तो इससे जो है पोलोनियम से अल्फा कण उत्सर्जित हो रहे हैं इस प्रकार से, और यहाँ पर इसने लेड की ईंटें लगा दी ताकि जो अल्फा कण जो पुंज है स्रोत से जो निकले वो एक सरल रेखा के अंदर जो है वो व्यवस्थित हो जाएं। फिर आगे इसने सोने की एक पतली पन्नी लगा दी, यानी कि स्वर्ण पन्नी, जिसकी मोटाई है वो 10⁻⁻7 मीटर थी लगभग। और आगे जो है एक ZnS का पर्दा लगा दिया, जिंक सल्फेट का जो है वो पर्दा लगाया, और यहाँ पर इस प्रकार से एक सूक्ष्मदर्शी को लगा दिया, यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है एक सूक्ष्मदर्शी जो है लगा दी इनको देखने के लिए इस प्रकार से। तो इसका जो एक्सपेरिमेंट है देखते हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग या रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या था कि इसने एक कण स्रोत लिया। अल्फा कण आएंगे कहाँ से? एक कण स्रोत होना चाहिए, जो कि इसने एक रेडियो एक्टिव तत्व यानी कि पोलोनियम लिया। पोलोनियम से अल्फा कण उत्सर्जित होते हैं यहाँ से, और आगे इसने लेड की धातु की जो ईंटें हैं वो लगा दी, 2 ईंटें, ताकि जो बिखरे हुए थे अल्फा कण वो एक निश्चित दिशा में व्यवस्थित हो जाए। एक इनका जो पुंज है अल्फा कणों का वो एक निश्चित रेखा में, एक सीधी रेखा के अंदर जो है वो गति करने लग जाए। आगे एक सोने की पतली पन्नी लगा दी, स्वर्ण पन्नी, जो कि 10⁻⁻
7 मीटर मोटाई की होती है, जो 7 मीटर मोटाई की थी। आगे इसने एक ZNS का पर्दा लगा दिया और आगे जो एक सूक्ष्मदर्शी को रख दिया। अब हुआ क्या इसके अंदर वो देखते हैं हम लोग। इसने देखा कि जैसे जो अल्फा कण है यहां से जाते हैं तो अधिकांश अल्फा कण जो है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल गए, यानी कि बहुत सारी जो मोस्टली अल्फा कण थे उनको गुजारा तो वो सोने की पन्नी से सीधे निकल गए। ZNS का पर्दा लगा रखा आगे, जिसके ऊपर अल्फा कण टकराएगा तो एक प्रस्फुर यानी कि एक फ्लैश उत्पन्न होता है, जिससे ये पता चलता है कि अल्फा कण जो है उस पर्दे के ऊपर टकरा चुका है, तो उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो ZNS के पर्दे के ऊपर अल्फा कण टकरा रहे हैं तो एक फ्लैश उत्पन्न हो रहा है, एक प्रस्फुर उत्पन्न हो रहा है, जिससे पता चल रहा है कि अल्फा कण जो है यहां पर पहुंच चुका है या नहीं पहुंचा है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो अधिकांश जो मोस्टली अल्फा कण थे वो बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल गए। तो इससे क्या जानकारी प्राप्त हुई, इससे क्या निष्कर्ष निकला? तो इससे निष्कर्ष निकला, एक नंबर क्या निष्कर्ष निकला कि जो परमाणु है, यानी कि परमाणु तो फिर यहां पर सोने की पन्नी है, सोना लिया गया उसको परमाणु मान लिया गया, वो परमाणु हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है, तभी जो थे वो अल्फा कण सीधे के सीधे निकल गए। इसका मतलब मोस्ट भाग जो है परमाणु का वो एक खोखला भाग होता है, तभी तो जो परमाणु थे वो सीधे निकल गए। तो लेकिन जो थॉमसन मॉडल था उसने माना था कि परमाणु एक धनावेशित ठोस गोला होता है, परंतु रियलिटी में ऐसा नहीं है। रदरफोर्ड ने बता दिया कि ये एक ठोस धनावेशित गोला नहीं होता, ठोस गोला नहीं होता, ये एक खोखला गोला होता है। अगर ठोस गोला होता तो अल्फा कण इसको पार नहीं कर पाते, अल्फा कण इस गोले को पार कर गए। इसका मतलब ये हुआ कि जो परमाणु है उसका अधिकांश भाग खोखला होता है, यानी कि एक ये खोखला गोला होता है। तो ये इससे निष्कर्ष प्राप्त हुआ। और फिर इसने ये देखा कि लगभग जो कुछ कण ऐसे भी थे जो लगभग 90 डिग्री या इससे अधिक कोण के ऊपर विचलित हो गए, यानी कि मुड़ गए। मोस्टली तो सीधे निकल गए, कुछ 90 डिग्री के ऊपर या इससे अधिक कोण के ऊपर जो है वो मुड़ गए, यानी कि विचलित हो गए। फिर इसने ये और देखा, एक और थ्योरी आई इसमें, इसने ये बताया इसी थ्योरी में कि लगभग 8000 कणों में से एक कण ऐसा था जो कि यहां से टकरा करके वापस उसी दिशा के अंदर लौट रहा था। मोस्टली कण तो पार कर गए, इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो अधिकांश भाग है, मोस्टली भाग है परमाणु का, वो खोखला हुआ। क्यों? क्योंकि अगर खोखला भाग होगा तभी तो अल्फा कण पार कर पाएंगे, अगर ठोस होगा तो कण कैसे गुजरेंगे उसमें से। तो अधिकांश भाग खोखला हुआ, ठोस नहीं होता है। थॉमसन मॉडल की जो थ्योरी थी वो एक तो यहां गलत हुई कि उसने बताया कि ये एक जो है धनावेशित ठोस गोला है, परंतु रदरफोर्ड ने बताया कि खोखला गोला है। ठोस होता तो अल्फा कण पार नहीं कर पाते इसे। और जो कुछ कण ऐसे थे जो 90 डिग्री या 90 से अधिक डिग्री कोण के ऊपर जो है वो विचलित हो गए। और लगभग 8000, कुछ जगह 8000 से 10,000 भी मिल जाता है, तो 8000 कणों में से एक कण ऐसा था जो जहां से चला वापिस उसी दिशा के अंदर लौट आया हो। तो उसने बताया, रदरफोर्ड ने, कि मानो ऐसा लगा कि जैसे 15 इंच का तोप का जो गोला है वो किसी अवरोध से टकरा करके वापिस जो है प्रेक्षक की ओर आ रहा हो, वापिस जो चलाने वाला उसकी तरफ ही आ रहा हो। तो यानी कि यहां से एक कण ऐसा था जो गया और यहां से टकरा के वापिस आया पन्नी को, यानी कि आगे नहीं गया। इसका मतलब यह हुआ कि इसका जो ये भाग है, बीच का भाग, वो भाग खोखला नहीं है, वो भाग खोखला भाग नहीं होता। अगर वो भाग खोखला होता तो जो अल्फा कण है वो इसको भी पार कर जाता, आगे गुजर जाता, परंतु कण टकरा करके वापिस लौटा। और इसका मतलब ये हुआ कि वो भाग जो है खोखला भाग नहीं हो सकता है। और
इसी को इसने नाभिक नाम दिया। इसी भाग को, जो मध्य भाग था, बीच का भाग था, इसको रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया और इसके ऊपर आवेश भी बताया कि ये एक धनावेशित भाग होता है। अब ये बात कैसे पता चली कि ये भाग धनावेशित है? अब देखते हैं हम लोग। हम अल्फा कण की बात करते हैं जो कि हीलियम का नाभिक है, यानी कि अल्फा कण जो है वो एक धनावेशित पार्टिकल होता है, ये एक पॉजिटिव पार्टिकल होता है और अल्फा कण के ऊपर धनावेश है। और यदि नाभिक के ऊपर ऋणावेश होता तो अल्फा कण तो यहां पर आकर्षित हो जाता, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश में आकर्षण होता है प्लस माइनस में। अगर यहां पर ऋणावेश होता, नेगेटिव चार्ज होता, तो जो अल्फा कण है इससे आकर्षित हो जाता, इसके पास रुक जाता, वापस नहीं लौटता, क्योंकि विपरीत आवेशों में आकर्षण हो जाता है। अब यहां पर अल्फा कण के ऊपर धनावेशित है, नाभिक के ऊपर भी धनावेश होगा, तो अल्फा कण प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होगा और अल्फा कण यहां से प्रतिकर्षित होकर के टकरा करके वापस लौट गया। तो इससे यह निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि जो मध्य भाग है परमाणु का, वो भाग खोखला भाग नहीं होता है और वो भाग जो है उसके धनावेशित भाग होता है, उसके ऊपर एक धनावेश होता है। तो यानी कि इसने इसको 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या का एक धनावेशित गोला माना नाभिक को, और नाभिक का जो संपूर्ण धनावेश होता है वो इसके अंदर समान रूप से वितरित ना हो करके इसके नाभिक में, इसके मध्य भाग में, इसके केंद्र के ऊपर उपस्थित होता है, जिसे रदरफोर्ड ने नाभिक नाम दिया। और जहां पर इसका संपूर्ण धनावेश है और इसकी जो त्रिज्या है नाभिक की वो 10 की पावर -15 मीटर की कोटि की होती है। तो यानी कि जो नाभिक है वो 10 की पावर -15 मीटर की त्रिज्या का जो है एक ठोस और धनावेशित गोला होता है, जिसके जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश है वो इस नाभिक में उपस्थित होता है, विद्यमान होता है। और फिर देखें आगे हम लोग 3 नंबर कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर स्थायी नहीं रहता है, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है और इसको चक्कर लगाने के लिए एक अभिकेंद्रीय बल चाहिए, जो कहां से प्राप्त होता है, और नाभिक के अंदर प्रोटॉन है यानी कि धनावेश है, तो ये कूलाम आकर्षण बल से जो है इसको अभिकेंद्रीय बल प्राप्त होता है, जिसके कारण ये नाभिक के चारों ओर जो 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का जो खोखला गोला है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था, अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग था कि यहां से अल्फा कण जो पोलोनियम से उत्सर्जित हुए स्वर्ण पन्नी पर गिराए तो अधिकांश जो अल्फा कण थे वो सीधे निकल गए, बिना विचलित हुए पर्दे पर गिरे, फ्लैश उत्पन्न हुआ। तो जिससे ये निष्कर्ष निकला कि परमाणु का अधिकांश भाग जो है वो खोखला होता है, तभी जो अल्फा कण थे इसको पार कर गए। और जो कुछ कण ऐसे भी थे जो 90 डिग्री या इससे अधिक कोण के ऊपर जो है वो विचलित हो गए, और लगभग 8000 में से एक अल्फा कण ऐसा था जो इसके यहां से टकरा के जो है वो वापिस आ गया, यानी कि मध्य भाग इसका खोखला भाग नहीं है, तभी कण टकरा करके वापिस आया। और वो भाग एक धनावेशित भाग है, क्योंकि अल्फा कण पर पॉजिटिव चार्ज है और उसके पर पॉजिटिव होगा तभी प्रतिकर्षित होकर वापिस आ सकता है वो। अगर वो नेगेटिव भाग होता तो ये आकर्षित हो जाता वहां पर। तो इसका मतलब जो नाभिक है वो एक 10 की पावर -15 मीटर त्रिज्या का धनावेशित जो है वो एक भाग होता है, जिसे नाभिक नाम दिया गया। और नाभिक के चारों ओर 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का एक खोखला भाग है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, और चक्कर लगाने के लिए जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो नाभिक से यानी कि इसे कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो ये इससे निष्कर्ष प्राप्त हुए अल्फा कण परिकिरणन प्रयोग से या फिर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल से। अब रदरफोर्ड की परमाणु मॉडल की कुछ कमियां भी रही, वो कमियां क्या थी उनको देखते हैं हम लोग। अभी हमने देखा कि पहली कमी की बात करें, पहली कमी क्या है? अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है
और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता जाएगा। चक्कर लगाने से जो है विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। विकिरणें उत्सर्जित कर रहा है तो उसके ताप में यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आती जाएगी कक्षाओं में। तो ऊर्जा में कमी आने से वो निरंतर कक्षा की त्रिज्या घटती जाएगी, ऊर्जा में कमी आती जाएगी और एक समय ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाएगा और नाभिक के अंदर गिर जाने से परमाणु जो है स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा, वो स्थायी नहीं रहेगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इसकी व्याख्या जो है रदरफोर्ड नहीं कर पाया कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो है वो इस प्रकार से वर्ताकार कक्षाओं के अंदर जो है वो चक्कर लगाता रहता है और नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन। चक्कर लगाने से निरंतर जो है विद्युत जो चुंबकीय विद्युत विकिरण है वो जो है उत्सर्जित होती जाएगी, तो ऊर्जा में कमी आएगी। कमी आने पर एक स्थिति ऐसी आएगी जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर गिर जाना चाहिए, जिससे परमाणु अस्थायी हो जाता है, इसका स्थायित्व खत्म, परमाणु नष्ट हो जाएगा। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। तो इसकी व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाया। और एक और कि परमाणु जो है वो रेखीय स्पेक्ट्रम के बारे में भी व्याख्या नहीं कर पाया। तो ये रदरफोर्ड मॉडल की दो कमियां रही हैं। इनको समझाने में रदरफोर्ड असफल रहा, इनकी व्याख्या जो है रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाया। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइड्रोजन परमाणु या इससे सदृश जो रिलेटेड परमाणु है उनके लिए बोर मॉडल की बात करते हैं हम लोग। तो बोहर मॉडल या बोर मॉडल क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले जो था वो थॉमसन मॉडल आया था, उसको फिर थोड़ा बहुत उसमें क्लियरिफाई किया, आगे जो है रदरफोर्ड मॉडल आ गया। अब रदरफोर्ड मॉडल में जो कमियां, जो थॉमसन मॉडल में कमियां रही वो रदरफोर्ड ने कुछ उनको दूर किया, और जो रदरफोर्ड मॉडल में कुछ कमियां रही वो जो है हम बोर मॉडल के अंदर देखते हैं। तो बोर मॉडल ने कुछ अभिग्रहित दिए, 3 अभिग्रहित थे, इसके कुछ पॉइंट्स है, 3 पॉइंट 3 अभिग्रहित दिए। उन 3 पॉइंट्स को, अभिग्रहित को हम देखते हैं वो क्या क्या थे। तो सबसे पहले इसने ये बताया कि नाभिक के चारों ओर, ये नाभिक होता है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार कक्षाओं के अंदर, कुछ ही वर्ताकार कक्षाओं के अंदर चक्कर लगाता है, और इनको चक्कर लगाने के लिए इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा के अंदर चक्कर काटता रहता है, किसी दूसरी ऊपर वाली कक्षा में या इससे नीचे वाली कक्षा में अभी गति नहीं करता है। तो इस प्रकार से जो होती है इलेक्ट्रॉन की कक्षाएं जो होती है स्थायी कक्षाएं कहलाती है, केवल अपनी कक्षा में चक्कर काटता है। परंतु रदरफोर्ड ने बताया था कि ये चक्कर काटता हुआ जो है इस प्रकार से वो अंत में नाभिक में गिर जाएगा तो इसका स्थायित्व खत्म हो जाएगा, परमाणु अस्थायी हो जाएगा। परंतु बोर ने बताया कि वो गलत, ऐसा नहीं होगा, ये केवल स्थायी कक्षाओं के अंदर ही चक्कर काटता रहता है, और चक्कर काटते वक्त ये विद्युत चुंबकीय जो सिद्धांत है तरंगों का उसके अकॉर्डिंग ये विकिरण उत्सर्जित नहीं करता अपनी कक्षा में चक्कर काटते हुए। परंतु रदरफोर्ड ने बताया कि अपनी कक्षा में इस प्रकार से चक्कर काटता हुआ विकिरण उत्सर्जित करेगा, ऊर्जा में कमी आएगी तो अंत में नाभिक में गिर जाएगा। परंतु बोर ने बताया कि केवल अपनी कक्षा में चक्कर काट रहा है वो, तो वो जो है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी प्रकार की कोई ऊर्जा जो है वो उत्सर्जित नहीं करता, विकिरण जो है नहीं उत्सर्जित करता, जिससे ना तो ऊर्जा में कोई कमी नहीं आएगी, केवल अपनी कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहेगा। और ये जो कक्षाएं होती है स्थायी कक्षाएं कहलाती है। और इलेक्ट्रॉनों को जो चक्कर काटने के लिए एक बल चाहिए जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं, वो कहां से प्राप्त होता है? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में चक्कर काटता है और केवल अपनी कक्षा में चक्कर काटता है जो कि स्थायी कक्षाएं होती है, जो विद्युत चुंबकीय तरंगें या ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। इस प्रकार से जो चक्कर काटने के लिए इसको जो एक बल की आवश्यकता है, अभिकेंद्रीय बल, जो कि यहां से नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है।
फिर दूसरा अभिग्रहित दिया बोर ने कि इलेक्ट्रॉन जो निश्चित कक्षाओं के अंदर चक्कर काट रहा है परमाणु के चारों ओर वर्ताकार, नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षाओं में, तो केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर काटेगा जिनका कोणीय संवेग को L से भी लिखते हैं, L इज इक्वल टू होता है mv/r। nवी कक्षा की बात कर रहे हैं तो nवी कक्षा की त्रिज्या, तो इसका जो कोणीय संवेग है वो NH/2 का पूर्ण गुणज होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, जैसे ये नाभिक हुआ इसके चारों ओर इस कक्षा में अगर चक्कर काटना है, यदि इस कक्षा के अंदर कोणीय संवेग इसके बराबर होगा, H प्लांक नियतांक है 6.63 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड, और पाई का मान होता है 3.14। n जो भी कक्षा है, ये पहली कक्षा है तो n का मान 1, दूसरी है तो 2, तो इसको सोल्व करने पर जो वैल्यू आती है, यदि उसका जो कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का इसके बराबर आ जाता है तो ही उस कक्षा में चक्कर काटेगा, अदरवाइज उस कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं काटता। इसी प्रकार दूसरी कक्षा में चक्कर काटना है तो n का मान 2, तीसरी में तो 3, चौथी में तो 4, तो nवीं में तो n। तो यानी कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जिन वर्ताकार कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में चक्कर काटता है, तो केवल और केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटेगा जिनके अंदर जो उसका कोणीय संवेग है वो NH/2 का पूर्ण गुण जो इसके इक्वल आए, तो ही चक्कर काट पाना पॉसिबल होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन चक्कर नहीं लगाता। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन का बोहर का दूसरा अभिग्रहित। फिर 3 नंबर अभिग्रहित आता है इसका कि इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है, यानी कि नाभिक के चारों ओर जो स्थायी कक्षाएं होती है, जो उनकी जो ऊर्जा है वो भी निश्चित होती है। यानी कि यदि इलेक्ट्रॉन जिस स्थायी कक्षा में चक्कर काट रहा है उन स्थायी कक्षाओं की ऊर्जा भी निश्चित होती है। सभी कक्षाओं की ऊर्जा अलग अलग होती है, सभी की एक निश्चित ऊर्जा होती है, उन्हीं के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर काट रहा है। यदि इलेक्ट्रॉन एक स्थायी कक्षा से दूसरी स्थायी कक्षा में संक्रमण करता है, ध्यान रहे, यदि वो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाले स्तर में आता है, यानी कि उच्च ऊर्जा से ये जो कक्षा है वो उच्च ऊर्जा की कक्षा है और ये जो है वो निम्न ऊर्जा की कक्षा है, तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा वाली कक्षा में यदि इलेक्ट्रॉन को संक्रमण करवाना है तो वो ऊर्जा का जो है उत्सर्जन करता है, ऊर्जा जो है विकिरण के रूप में उत्सर्जित करेगा। और वो ऊर्जा कितनी उत्सर्जित करेगा, कैसे निकालेंगे, वो आइंस्टीन प्लांक समीकरण से दूसरी कक्षा की ऊर्जा माइनस पहली कक्षा की ऊर्जा h न्यू होता है, या फिर न्यू इज इक्वल टू c/λ, तो hc/λ। इस फॉर्मूले से जो है हम लोग ऊर्जा जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन यदि संक्रमण कर रहा है, संक्रमित हो रहा है, और यदि इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा कक्षा से उच्च ऊर्जा कक्षा में संक्रमित होता है, उच्च ऊर्जा में जाना है निम्न वाली से उच्च में, तो इसमें चक्कर काटने के लिए ऊर्जा कम चाहिए, ऊपर वाले में जाने के लिए ऊर्जा ज्यादा चाहिए, तो इसको ऊर्जा देनी पड़ेगी, यानी कि ऊर्जा का ये अवशोषण करता है। और इसमें चक्कर काट रहा है तो ऊर्जा ज्यादा होगी, निम्न वाली में आना है तो ऊर्जा कम चाहिए, तो ये ऊर्जा का जो है उत्सर्जन कर देगा और उस कक्षा में चक्कर काटने लग जाता है। तो इस प्रकार से ये बोहर के 3 अभिग्रहित थे। पहला अभिग्रहित ये था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जो है अपनी कक्षा में, स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, किसी प्रकार की कोई विकिरण उत्सर्जित नहीं करता, अपनी कक्षा में चक्कर लगाता है, जिन्हें स्थायी कक्षा कहते हैं। और चक्कर काटने के लिए इलेक्ट्रॉन को जो एक बल चाहिए, वो अभिकेंद्रीय बल जो है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल से प्राप्त होता है। और 2 नंबर अभिग्रहित था कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिनका कोणीय संवेग NH/2 का पूर्ण गुणज हो। कोणीय संवेग L से या mvr से लिख सकते हैं। Rn यानी कि nवीं कक्षा की त्रिज्या है, जो कि हम आगे ज्ञात करेंगे, वेग, त्रिज्या, ऊर्जा जो भी होगा, तो आगे वो नेक्स्ट क्लास में ही आ जाएगा वो। और ये 3 नंबर अभिग्रहित था कि इलेक्ट्रॉन एक निश्चित ऊर्जा वाली कक्षा में चक्कर काट रहा है, तो वो एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमित करवाना है,
उच्च से निम्न ऊर्जा वाले में आएगा तो ऊर्जा उत्सर्जन करेगा, और यदि निम्न से उच्च में जाएगा तो ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जो वो ऊर्जा है वो प्लांक आइंस्टीन की समीकरण से इस प्रकार से ज्ञात की जा सकती है।